हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, मींस किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने सीखा था कि हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं रो या कॉलम के अलावा। ठीक है, तो क्या एक ही ये मेथड है जिसके थ्रू हम किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास अनदर मेथड भी हैं। वो सारे मेथड उसी एक्सपेंशन के थ्रू निकले हैं। वो सारे मेथड्स यहाँ पे प्रॉपर्टी के फॉर्म में गिवन है। अगर हम इन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो अगर जो लार्ज प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स जो टफ प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे हम बहुत ही आसानी से डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। मीन्स को टफ क्वेश्चंस हैं, प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए आता है, तो वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी के बेस पर ही सिंप्लीफाई होकर के सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, और लार्ज प्रॉब्लम को तो डायरेक्टली एक्सपेंड करके आप वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं, ठीक है, जो एक्सपेंशन वाले मेथड से ही एक्सट्रैक्ट की गई हैं, निकाली गई हैं। ठीक है, तो आप इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टी को समझते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास गिवन है और उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 को। आप बहुत ही केयरफुली पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया है कि आप जब मैं पढ़ूंगा तो आपकी नज़र इसके ऊपर होगी और फिर आप आसानी से लर्न भी कर लोगे। तो आपको पेन पेपर नहीं लेना है, बस आपको सुनते जाना है, समझते जाना है। आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी की अभी लर्न होने वाली है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड। मीन्स कि अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स के कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या बोलता है। इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में हम ऐसे मीन्स डिनोट कर सकते हैं कि आर आई एक्सचेंज विद सी आई, या ऐसे भी लिख सकते हैं सी आई एक्सचेंज विद आर आई। ठीक है, शॉर्ट में इतने बड़े लार्ज वर्ड में तो हम इस एक्सप्रेस नहीं करेंगे एवरीवेयर, जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो शॉर्ट में हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ देखा कि अगर कोई भी गिवन डिटरमिनेंट है, ठीक है, सपोज करो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये एक डिटरमिनेंट है। और हमने क्या किया, इसके सारे जो रोज हैं उनको कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो जो नेक्स्ट बनेगा, अगर उसको हम डेल्टा 1 सपोज करें तो क्या होगा, देखो A1 A2 A3 ये तो कॉलम बन गया, B1 B2 B3 ये सेकंड कॉलम बन गया, और C1 C2 C3 ये थर्ड कॉलम बन गया। ये सारे रोज थे जो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। अब आपको चेक करके बताना है कि क्या एक्चुअल में ये दोनों वैल्यू सेम हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डेल्टा की। देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, आपको एक्सपेंड करना सिखाया था। ठीक है, तो क्या आएगा, A1, ध्यान देना ये रो और ये कॉलम क्लोज हो गया, B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है, फिर हमने लिया माइनस ऑफ A2, साइन नेगेटिव का होगा। ठीक है ना, आपको साइन कैसे याद रखना है, पहला पॉजिटिव है, ऑल्टरनेट सब नेगेटिव पॉजिटिव होता चल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक के बाद दूसरा साइन होगा वो चेंज होता चला जाएगा। तो आप ऐसे याद रखना, आपको बार बार वो इवन और ऑड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, A2 जब लिया तो ये क्लोज C3 B1 C3 C1 B3 B1 C3 माइनस C1 B3।
ठीक है। फिर हमने क्या लिया, A3 को लिया, A3 लो, ठीक है। A3 का साइन तो पॉजिटिव होगा, क्या आएगा, B1C2 माइनस C1B2, B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। तो ये डेल्टा की वैल्यू है। अब हम कैसे निकाला हमने, तो हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 था, R1 का एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसको चलते हैं लेकर के, हम क्या करते हैं, इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 इस वाले के लिए, तो हमें डेल्टा 1 की वैल्यू मिलने वाली है। आपको पता है कि हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, हमें वैल्यू सेम मिलती है, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, तो C1 लिया है तो पहले हमने A1 को लिया, जब A1 को लिया तो देखो ये क्लोज क्या आया, B2C3 माइनस ये आपका B2C3 माइनस B3C2, B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। फिर मैंने A2 को लिया, साइन नेगेटिव होगा, ये क्लोज होगा और ये क्लोज होगा, क्या बनेगा, B1C3 माइनस B3C1, B1C3 माइनस B3C1, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने A3 को लिया तो क्या होगा, देखो ये कॉलम क्लोज और ये रो क्लोज, ठीक है, ये देखिए क्लोज हो गया, तो क्या होगा, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। What we see that? We see that both the value is same, means delta equal to delta 1. This shows that कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को रो और किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दें तो उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको समझते हैं, ठीक है। और आपने ये देख लिया, ये इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं इस प्रॉपर्टी 2 पे जाने से पहले, क्या कि आप इस वाली प्रॉपर्टी 1 को कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। ज़रा सोचना कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स A का जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो A का जो डिटर्मिनेंट है वो A के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। क्या ये बोलना यहाँ पे सही है इस प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमारा कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है। मीन्स कि ये अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता तो इसका डिटर्मिनेंट लेने पर जो वैल्यू आई है और फिर अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये वैल्यू आती तो उसका जो अगर डिटर्मिनेंट लेते तो दोनों की वैल्यू वैसे भी सेम आती। तो हम इस वाले प्रॉपर्टी 1 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको रीड कीजिए, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। रीड कीजिए फटाफट बोल के, जल्दी से, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, फटाफट। आपने रीड कर लिया? नहीं किया? नहीं, कर लिया। चलिए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी 2। इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंजेज। कि अगर किसी भी गिवन डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 में रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे थे, ये प्रॉपर्टी उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है
कि किसी भी एक रो को दूसरे से इंटरचेंज करें या किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करें। इन बोथ केस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी चेंज्ड, मतलब डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें डिनोट करना हो शॉर्ट में तो कैसे डिनोट करेंगे? कुछ इस तरह से लिखेंगे कि R1 और RI इसे लिखेंगे RI इंटरचेंज विद RJ ऐसे, या कॉलम के लिए लिखें तो CI इंटरचेंज विद CJ। हमने एक मैट्रिक्स सपोज किया डेल्टा, जो कि पिछली बार भी सपोज किया था, उसी तरह से A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। मैं बार बार इसी को लूँगा ताकि आपके लिए हैंडी हो जाए। मीन्स अभी मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो आपको एक्सपेंशन लगभग याद हो जाएगा करते करते, तो हम आसानी से और जल्दी जल्दी फटाफट इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि R1 को R3 से इंटरचेंज कर लिया। आप कॉलम को भी ले सकते हो और रो को भी ले सकते हो। इंटरचेंज करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हमने डेल्टा 1 माना। ठीक है, ठीक है, इंटरचेंज कीजिए। क्या आया? ये आएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 एज इट इज अपने प्लेस पे रहेगा, और ये होगा A1 A2 A3। ये एक्सचेंज करके आपको मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या डेल्टा की वैल्यू माइनस क्या डेल्टा 1 की वैल्यू, मतलब इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक जो डिटर्मिनेंट हमें मिला है, इसकी वैल्यू क्या प्रीवियस वाले डिटर्मिनेंट के का नेगेटिव है। ये अगर क्या इसके जो इसका साइन है उसके अपोजिट इसका साइन है, ऐसा चेक करना है। ठीक है, तो हम पहले अपने वाले ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन था इसकी वैल्यू लिखते हैं। अभी आपके लिए हैंडी हो चुका है। A1 तो क्या होगा? B2 C3 माइनस B3 C2, फिर हमने लिया माइनस का A2, क्या आएगा? फटाफट बोलते जाइए, B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है, फिर आपने लिया A3 को, क्या आएगा? B1 C2 माइनस C1 B2, B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक है, आपने क्या किया लिखना ना भूलें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मैं अभी छोड़ दूं कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब चलिए डेल्टा 1 को देखते हैं। डेल्टा 1 के लिए हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3 सॉरी R3। अब आप पूछोगे R3 क्यों चूज किया? किसी को चूज करते, देखो हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, R1 R2 R3 को, ये आपके हाथ की बात है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिससे थोड़ी हमें आसानी हो। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ A1 A2 A3 फैक्टर में आ रहे हैं, तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा ताकि ये फैक्टर में आ जाए और हमें पूरा एक्सपेंड नहीं करना पड़े। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फिर माइनस कॉमा लेना पड़ेगा, या फिर हमें तब जा करके हम साइन को देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम किसी और रो को ना चूज करके हमने किसको चूज किया? A1 A2 A3 को, यानी हमने R3 को चूज किया। चलिए करते हैं एक्सपेंड। देखो, फिर हमने A1 को लिया, साइन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉलम ये रोज C2 B3 माइनस B2 C3। चलिए फिर मैंने A2 का लिया, A2 नेगेटिव है, क्या आएगा? देखो A2 वाले रो कॉलम को बंद करो, C1 B3 माइनस B1 C3, C1 B3 माइनस B1 C3। फिर हमने A3 को लिया, क्या आएगा? देखो A3 को लिया तो क्या आने वाला है? ये क्लोज C1 B2 माइनस B1 C2, C1 B2 माइनस B1 C2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मुझे पता है कोई डाउट नहीं है, मैंने सिंपली एक्सपेंड किया है। अब देखना है क्या माइनस कॉमन आ रहा है कहीं से।
हम वैल्यू ले रहे हैं डेल्टा वन की, लिखा है डेल्टा यहाँ पे, चलिए डेल्टा वन लिखा, डेल्टा वन की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर B2C3 है, B3C2 है, हम इसको डेल्टा बनाना चाहते हैं तो A1 के साथ में B2C3 चाहिए, मतलब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, अगर माइनस कॉमन लें तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे तो ये बनेगा और यहाँ माइनस लेंगे तो ये बनेगा। हम क्या करते हैं, जितने भी ये ब्रैकेट है सब में से माइनस कॉमन लेते हैं और फिर इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ इस तरह का आएगा। देखो माइनस बाहर ले लिया तो आएगा आपका A1 क्या आया, C2B3 माइनस B2C3, और फिर आएगा A2 B1C3 माइनस C1B3, और फिर आएगा A3 B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है टोटली डेल्टा के इक्वल है। दिस मीन्स डेल्टा वन की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ डेल्टा के इक्वल आ गई। यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी रोज किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से या दूसरे रो से रिस्पेक्टिवली इंटरचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब वैल्यू नहीं, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये आपको आई थिंक जो प्रॉपर्टी थी क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल। बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत काम की है, आपके काम को बहुत ही आसान कर देती है, ठीक है। टू रोज और टू कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उस कंडीशन में, ठीक है, टू रोज और टू कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है कि प्रॉपर्टी 3 हमने एक डिटर्मिनेंट कंसीडर किया, वो डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 2 5 6 3 4 1 2 5। देखो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, किसी न किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है, प्रॉपर्टी 3rd, तो फटाफट 0 लिखोगे। क्या बोलोगे कि इस वाले डिटर्मिनेंट में इसका जो R1 है वो R3 के इक्वल है, ऐसा बोलेंगे कि R1 R3 के आइडेंटिकल है। R1 इज आइडेंटिकल टू R3। आइडेंटिकल का मीनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू रोज, है ना। आर इक्वल मीन्स ये 1 के इक्वल, ये 2 इसके इक्वल, 5 इसके इक्वल है, इसलिए बोलते हैं कि आइडेंटिकल है। तो राइटली हमने 0 लिख दिया। तो क्या ये 0 होगा एक्चुअल में? आप इसको करके देखोगे, एक्चुअल में 0 आएगा। करके देखिए, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो देखो यहाँ पे अगर एक्सपेंड करने जा रहे हैं, इसको जरूरत नहीं है, आप 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, 1 लिया, ठीक है, तो ये क्लोज, ठीक है, R1 के अलोंग करने जा रहे हैं ना, है ना। तो 15 माइनस 8, 15 मैंने क्या लिख दिया, 15 माइनस 8, ठीक है। फिर मैंने 2 को लिया, साइन माइनस का होगा, क्या आएगा, 6 5 जा 30 माइनस 4, 30 माइनस 4, ठीक है। फिर मैंने 5 को लिया, कैसे करना आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्लोज, ये क्लोज, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, 7 आया, 30 माइनस 4 कितना होता है, 26, ये आ गया 52, और ये कितना आया 45, 45 और 7 होता है 52 माइनस 52, कितना आ गया 0। देखिए
अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो अब क्या करेगा, इसे एक्सपेंड करोगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप रीड कीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ, रीड कीजिए, इधर उधर मत देखिए, मुझे पता है आप इधर उधर देख रहे हैं कुछ नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे पढ़ने से पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि अगर कोई भी गिवन डिटर्मिनेंट्स है उसके किसी भी रो और कॉलम को, बात समझ में आ रही है, किसी भी रो और कॉलम को अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे k से मल्टीप्लाई किया, k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? आपने किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर k से मल्टीप्लाई किया तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। चलिए इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देखते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जो कि मैं दोनों और तीनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते वक्त हमने इस्तेमाल किया, उसी को भी यहाँ पर भी ले रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, बार बार मैं इसी को ले रहा हूँ, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब क्या है कि इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया, किसी नंबर से हमने इसकी किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैंने R1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं R1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, इसका नाम डेल्टा 1 देते हैं। तो KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि ये जो डेल्टा 1 है ये k टाइम ऑफ डेल्टा होगी, ये प्रॉपर्टी बोल रही है। इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में किसी रो या कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो k टाइम्स इंक्रीज होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा को एक्सपेंड करेंगे, ये सबको पता है, स्पीड में लिखूंगा A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस, अब मैं A2 को लिख रहा हूँ, क्या बनेगा B1 C3 माइनस C1 B3, और फिर मैं A3 लिया, क्या बनेगा B1 C2 माइनस C1 B2, B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। आपने डेल्टा को ले लिया। अब हम डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको किया गया था एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। अब हम इसको भी R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंड कीजिए तो क्या बनेगा, जैसे आपने इसको एक्सपेंड किया वैसे ही करेंगे इसको। तो देखो सिर्फ ये जो फैक्टर है वही चेंज होगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। तो मैं वैसे ही लिखता हूँ यहाँ पे KA1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस, यहाँ पे आएगा KA2, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये बंद ये बंद, तो क्या आएगा B1 C3 माइनस C1 B3। फिर आपने लिया KA3, क्या आएगा देखो B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। ये तो अब क्या देखते हैं, क्या इन सब में k कॉमन है?
यहाँ पर हमने डेल्टा 1 लिया है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे k कॉमन है। k कॉमन लेने पे क्या आता है, a1 b2 c3 माइनस ठीक है। आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट इक्वल टू डेल्टा है, तो ये लिख सकते हैं k डेल्टा, और यहाँ से क्या देखते हैं कि डेल्टा 1 की वैल्यू k टाइम्स डेल्टा आ गई। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट, आपको याद हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को, ठीक है, या कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी वैल्यू k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी से दो रिजल्ट आपके लिए हैं। कौन कौन से दो रिजल्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट ये है कि इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी रो या कॉलम में कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाइड है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाइड है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे कुछ इस तरह से कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये है आपका a1 a2 a3 और ये है kb1 kb2 kb3, ये है c1 c2 c3। तो आप आसानी से यहाँ पर k कॉमन ले सकते हैं और फिर ये आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और आएगा c1 c2 c3, ठीक है। तो आप k कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर पहला हमने सीखा कि हम अगर कोई फैक्टर है मल्टीप्लाइड है तो हम कॉमन उसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी का दोनों का मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बनी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के जो कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल है, ये दोनों प्रॉपर्टी 3 और 4 से मिला के बना है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहता हूँ एक बार पहले कि प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे कुछ इस तरह से कि ये a1 a2 a3 है, ये b1 b2 b3 है और ये है kb1 kb2 kb3। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, kb1 kb2 और kb3। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी कि यहाँ पर आप देखोगे कि k अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो हम k को कॉमन बाहर ले सकते हैं। जैसे ही k को बाहर लेंगे तो b1 b2 b3 b1 b2 b3 और b1 b2 b3, यहाँ पर देखा आपने कि जो आपका r2 है वो भी b1 b2 b3 है और r3 भी यही बन जाएगा। तो 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। देखो b1 अगर आप दोनों की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका रेशियो लोगे तो k आ रहा है, ठीक है ना, या 1/k आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ये प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली आप इसको 0 लिख सकते हो। तो 2 यहाँ से रिजल्ट आपके माइंड में रखना चाहिए कि अगर 2 रोज और 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी 4 भी बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में, बट एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉपर्टी 4 पर, ठीक है। इसको देखते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी 5 में चलेंगे, ठीक है। आप प्रॉपर्टी 5 को तब तक पढ़ते रहिए जब तक मैं इसमें क्वेश्चन ना लिख लूँ, ठीक है। आपको काम दिया गया वो काम कीजिए। आपको प्रॉपर्टी अगर लर्न कर लेना है अभी के अभी, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी बात को फॉलो कीजिए, फटाफट आपको लर्न हो जाएगा और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
चलते हैं प्रॉपर्टी 5 से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, आप बताना कि कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, डेल्टा इक्वल टू ठीक है, आपको सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने आओ देखा ना ताओ, सर ने बताया एक्सपेंड करने के लिए, फटाफट एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो आप जब एक्सपेंड करने जाओगे तो कम से कम मल्टीप्लाई करने में 1-2 मिनट खर्च करोगे, 2 से 3 मिनट भी खर्च हो सकते हैं, 5 मिनट भी आपको लग सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप वैसे मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है, आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, ठीक है, और फिर देखो कि क्या ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखो आप क्या देखते हो, अगर इन दोनों को ठीक से देखो, रो R1 को और R2 को, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल हैं, चेक करो, हैं कैसे। ऊपर वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 13 मल्टीप्लाइड बाई 6, 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 13 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। ये क्या है, 5, 6, 12, ये क्या है 6, 7, 9, ठीक है। आप 13 कॉमन लीजिए, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं ये लिखिए सीधा, ठीक है। अब 2 रोज आर आइडेंटिकल, आप लिखेंगे R1 इज आइडेंटिकल टू R3, R1 इज आइडेंटिकल टू R3, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, मैं सीधा यहाँ लिखता 0, और आपको भी यही लिखना चाहिए, ये बोल करके कि R1 इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मैंने R2 लिख रहा है, R3, R1 क्या है, R3 के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। इतना करें या एक्सपेंड करें ऐसा नहीं करना है, सीधा आपको लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, देखते हैं प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, तब तक आप उसको फटाफट रीड कीजिए, इसके बाद मैं आपके साथ दोबारा रीड करूँगा, तब तक आपको ये फिर लर्न हो जाएगा। चलिए रीड कर रहे हैं ना, इधर उधर मत देखना बेटा, कर लिया, चलो देखो। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज sum of 2 or more terms, then the determinants can be expressed as sum or 2 more determinants। बात समझ में आ गई होगी, मैं फिर भी एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई भी एक डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, और उस डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो को देखते हैं या कॉलम को देखते हैं, वो 2 टर्म के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो हम उसको ब्रेक करके तो अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को इस एग्जांपल के साथ कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, क्या है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये तो यहाँ क्या देखते हैं कि जो R1 है आपका, मतलब फर्स्ट रो है, ये 2 टर्म के सम के फॉर्म में है, यहाँ A1 प्लस K1 है, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3 है। अगर डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने जाएं तो थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसको A1, A2, A3, B1, B2, B3 लिखा, C1, C2, C3, ऐसे जो प्रॉपर्टी में बोल रही मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि हम
अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसके साथ में A1 A2 A3 के साथ में एक लिखेंगे और फिर दूसरे वाले के साथ में K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में ये इसके इक्वल है। एक्चुअल में इसका इक्वल तो है ही, लेकिन हम इस रिजल्ट को देखना चाहते हैं कि क्या इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या इसके इक्वल आता है। आप चेक करेंगे, बहुत ही सिंपली हो जाएगा ये और बहुत आसानी से होगा। ठीक है, छोड़ करके भागना मत, वीडियो पहले बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देखना। ठीक है, क्या है ये आपका, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं तो डेल्टा इक्वल टू A1 प्लस K1। ठीक है, हाँ अब क्या आएगा बोलिए, ये आएगा B2। बुरा तो नहीं लगा मैंने कुछ बोला ऐसा, तो मैं तो मजाक कर रहा था, बट आपको जाना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, C2 B3, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे, माइनस का साइन लिया, A2 प्लस K2। ठीक है, अब चलेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखना ध्यान से, ये और ये B1 C3 C1 B3, B1 C3 C1 B3 C1 B3। ठीक है, अब फिर आपने ये लिया लास्ट एलिमेंट को A3 प्लस K3, समझना, ये बन के B1 C2 माइनस C1 B2। कोई डाउट नहीं होगा, हमने R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब मैं इससे ये चीज़ प्रूफ करने जा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से होगा, आप देखना। हमने क्या किया कि इस वाले का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ किया और फिर इसके साथ किया और फिर नीचे लिखा। इस तरह से इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, लेकिन मैं पहले फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके सबको लिख रहा हूँ। तो क्या बनेगा देखना, ये बनेगा कुछ इस तरह से, A1 B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है, प्लस माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3, फिर बनेगा A3 B1 C2 माइनस C1 B2। हमने K से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, K1 से K2 से नहीं लिखा है, अब इसको लिख रहा हूँ। तो क्या होगा यहीं पे, प्लस K1 B2 C3 माइनस C2 B3, है कि नहीं, माइनस K2 क्या हो गया, B1 C3 माइनस C1 B3, प्लस K3 लिया हमने B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक है, अब चलिए देखिए कि क्या ये इस वाले डिटरमिनेंट के इक्वल है। बचपन से करते आ रहे हो इसको, मीन्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी से करते आ रहे हो बार बार, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा हैंडी हो जाएगा, इसलिए बार बार लिया मैंने इसको। तो ये सेम एक्सपेंशन इसका है, मीन्स ये जो बना ये क्या बन गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। शायद नीचे नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैंने इस वाले को यहाँ लिखा है। ठीक है, अब नीचे ये जो आ रहा है K1 K2 K3 आ रहा है, तो जहाँ जहाँ A है A1 A2 A3 वहाँ K1 K2 K3, मतलब साथ में ये डिटरमिनेंट भी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है, कोई रो है या कॉलम है, उसमें उसको किसी टू टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर करेंगे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, आप क्या देखते हो, अभी जो रिजल्ट आपने देखा, मीन्स इस प्रॉपर्टी को सीखा कि अगर कोई भी रो और कॉलम टू टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, B B Y C C Z
ठीक है, प्लस ABC 2x 2y 2z x y और z। अब क्या देख रहे हो, 2 रोज आर सेम, वैल्यू 0, 2 रोज आर प्रोपोर्शनल, वैल्यू 0 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है और साथ में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्योंकि जब भी मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी समझाई तो साथ में एक क्वेश्चन किया। रीज़न क्या था कि आप प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से अपने माइंड में लर्न कर सको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम आप बैठोगे, फेस करोगे, वहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छी तरह से लर्न कर लिया है, ठीक है, तो आप अच्छे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। साथ में यहाँ पे एक प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी आती है और आप देखते ही फटाफट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके माइंड में आता है। बट ये इतना ज़रूरी है कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी पहले लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं प्रॉपर्टी 6 क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, इफ़ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कोई एक रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम। हमने एक रो सिलेक्ट किया पहले, फिर बोला कि दूसरा रो सिलेक्ट कीजिए और ये किसी नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, इक्वी मल्टीपल होना चाहिए। तो इस रो में आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आर एडेड, और दोनों को ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा है कि कोई एक रो है। मैं इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है। इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया कि किसी एक रो को सिलेक्ट किया। सपोज को हमने R1 को सिलेक्ट किया। ठीक है, और R1 में हमने क्या किया, R3 को ऐड किया। ऐड करने से पहले R3 में किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया। तो जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से समझना। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको कि R1 में हमने किसको प्लस किया, K से मल्टीप्लाई करके R3 को प्लस किया, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो हमें क्या डिटरमिनेंट मिलेगा, हाँ देखो ये मिलेगा A1 B1 C हम R1 में प्लस कर रहे हैं ना, तो A1 प्लस K A3 B1 प्लस K B3 C1 प्लस K C3 ये मिलेगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप बात समझ रहे हो कि हमने किसी एक रो में किसी नंबर से उसे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो उसका इक्वी मल्टीपल लिया। इक्वी मल्टीपल का मतलब होता है कि एक ही नंबर सेलेक्ट किया K, उसी K से इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर इसको प्लस किया है। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू मिली ये दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसका यूज करेंगे जब सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जब इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, जो हमने इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि अगर हम K से मल्टीप्लाई करते हैं तो K टाइम्स इंक्रीज जाता है। ठीक है, वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि अगर हम K से मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो को तो ये K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, बात को समझना, अपने ध्यान में रखना ठीक से कि हम अगर किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उसका इक्वी मल्टीपल लेकर के किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में ऐड करते हैं
तो हमारे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अगर मैं गलती से मैट्रिक्स बोल गया हूँ तो डिटर्मिनेंट्स वहाँ पर यूज़ करना। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको इस तरह से कुछ नोटेशन से यहाँ पर डिनोट करना हो इसी पूरी प्रॉपर्टी को, तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जे। कॉलम लिखना हो तो सी आई टेंड्स टू सी आई प्लस के सी जे, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। आपको याद रखना है, इसको मैं प्रूफ करने नहीं जा रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको ए क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। देखो, डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का वे क्या होता है। सबसे पहला वे तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि जो प्रूफ करना है वो फैक्टर के फॉर्म में हमें मिल जाए। लेकिन अगर वो फैक्टर हमें नहीं मिलता है, यहाँ देख रहे हैं कहीं से भी हम ए फैक्टर नहीं बना सकते। यहाँ पे हमें ए दिख रहा है, ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ से एक ए मिल सकता है, बाकी और जगह पे हम फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर फैक्टर नहीं मिलता है उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाना होता है किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में, और उसके लिए हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना सकें। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये जीरो बन सकता है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये जीरो बन सकता है। मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ और इसको भी इस्तेमाल करूँगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते वक्त अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने जा रहे हो और उस टाइम पे, ठीक है, आप एक साथ में दो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने R1 टेंड टू R1 प्लस के R3 लिखा और फिर R2 टेंड टू R2 प्लस के R3 लिखा, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे R1 यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो दूसरा जो ऑपरेशन हम साथ में यूज़ कर रहे हैं उसमें R1 को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो चेंज हो रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट उसी टाइम पे हम एक साथ ऑपरेशन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर R1 में जो चेंज कर रहे हैं हम R2 में कर सकते हैं R3 का यूज़ करके, क्योंकि R3 चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है R1। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया तो हम यहाँ पे साथ में हम एक और ऑपरेशन से यूज़ कर लिया एक साथ, और कि हमने R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R3 ऐसे लिख दिया कुछ, तो ये साथ में दोनों ऑपरेशन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि R1 है ना, कि अब हम दोबारा से R1 का यूज़ करने जा रहे हैं कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1, ये साथ में यूज़ कर रहे हैं। साथ में मतलब ये दोनों ऑपरेशन साथ यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि R1 ऑलरेडी चेंज होने वाला है, तो फिर हम R1 का यूज नहीं करेंगे। हाँ, R2 चेंज नहीं हो रहा है, हम R2 को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग R3। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम दो ऑपरेशन का अगर यूज़ करते हैं एक साथ में, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखना बेटा, R1 है ना, R1 पहले R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R1, ठीक है, और R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। चलिए, और ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। चलिए, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। आपका जो R1 है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये एज इट इज रहेगा। मैं फटाफट लिखता हूँ इसको। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करो तो b का टर्म तो जीरो हो जाएगा, और 2a में से 3a में से 2a कितना आएगा, a आएगा। ठीक है, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a, ये b, ये आएगा सिर्फ। ठीक है, 2a 2b 2c था, माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, फिर हमने R3 के लिए अप्लाई किया तो R3 माइनस 3R1, तो ये जीरो होगा। ये कितना होगा, ये 3a प्लस 3b, तो ये तो जीरो, मीन्स यहाँ आएगा आपके पास में 3a। ठीक है, और भी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए देखें पहले,
तो इसमें क्या है, इसमें 3a 3b 3c है, तो 7a + 3b आएगा, c तो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब a के अलॉन्ग एक्सपेंड कर तो आपका काम हो जाएगा। आप चाहो तो और भी इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, जितनी अधिक जीरो बनाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, इतना उतना ईजी होगा। आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो, ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, हम करते हैं, क्या कर रहे हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस, जिसमें अप्लाई कर रहे हैं ये बताता है कि ऑपरेशन R3 पे लगने वाला है, तो R3 माइनस 3R2 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाए, ये तो a + b + c ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, इसमें भी कोई चेंज नहीं वाला, क्योंकि ऑपरेशन तो 3 पे लग रहा है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 होगा ही, ये भी 3 से तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, देखो 3 × 2 = 6a है और 3b है, 3b तो गायब हो गया, तो यहाँ पर बचेगा a। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब आपको सिर्फ a के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इस C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा, देखो आपको C2 नहीं, C1 में से इन दोनों के अलॉन्ग एक्सपेंड तो करना नहीं है, सिर्फ a के अलॉन्ग करना है, आप इसको लिख रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, तो सिर्फ हमारा a आएगा यहाँ पे, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, तो a × a² ठीक है, a × a² और -0, तो कितना आ गया बेटा, a³, तो हैंस प्रूव्ड। तो हमने कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया, सबके साथ में क्वेश्चन लेकर के मैंने आपको समझा दिया। ये इसलिए था क्योंकि आप जब आप क्वेश्चन करने जाओगे अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज आपका कौन सा है अभी, एक्सरसाइज 4.2, जब आप करने जाओगे तो वहाँ पर इन सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सको। तो इसके बेस पर आप 4.2 को ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम 4.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्पल्स के हैं, एक्सरसाइज के हैं, उनको लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।